आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्लास 10th क्लास 6th टू 12th एनसीईआरटी देख रहे हैं। 10th तक की एनसीईआरटी चैप्टर 3 तक पूरी अपडेट हो चुकी है। इससे पहले हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा, बहुत सारी चीजें देखी, नेशनलिज्म इन यूरोप देखा। चैप्टर क्लास 10th की बात कर रहा हूँ और आज हम चैप्टर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे। देखिए हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग, वही आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो हम चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था। देखो, भारत में तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फल फूल रही थी। भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा आगे थे भैया। भारत का तो कॉटन पूरी दुनिया में मशहूर था ना। भारत के कपड़ों की और भारत के मसालों की जो क्वालिटी थी वो तो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। हर जगह से लोग यहाँ मसालों के लिए ही तो आते थे। यूरोप पूरा मसालों के लिए यहाँ पे आया, कपड़ों के लिए यहाँ पे आया। लेकिन यूरोप में क्या था, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन था लेकिन मशीन्स नहीं आई थी। अब ये कैसे था, 17th 18th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड गांव में गए और उन्होंने पेजेंट्स आर्टिजन्स को पैसे देना शुरू कर दिया और बोला कि भाई वही बनाओ जो इंटरनेशनल मार्केट में जरूरी हो। क्योंकि देखिए यहां पे 17th और 18th सेंचुरी की बात हो रही है। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में आएगा। 1780 के करीब जेम्स वॉट स्टीम इंजन बना देंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि स्टीम इंजन बनाने के बाद धड़ाधड़ फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है, वो धीमे धीमे लगेंगी। भाई फैक्ट्री का मतलब क्या है, देखो हाथ का काम, हैंडीक्राफ्ट हमेशा महंगा होता है और हमेशा बेहतरीन होता है, लेकिन उसमें वक्त बहुत लगता है। जो काम हाथ से आप समझिए 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, वही फैक्ट्री में वो एक दिन क्या 1 घंटे में हो जाएगा। तो मोटर्स लगने लगी। स्टीम इंजन ने एक तरीके से पूरा क्रांति ला दी। इसीलिए तो कहते हैं ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। लेकिन दुनिया में तो सब चाहिए ही ना। दुनिया में खाना चाहिए, दुनिया में कपड़े चाहिए। क्योंकि अब दुनिया, पिछली बार हमने ग्लोबलाइजेशन जब पढ़ा था तो मैंने बताया था ना आपको कि दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी थी। तो ये जो है फैलने लगा। ठीक है, यहां पे जो मर्चेंट्स थे वो यूरोप गए। मतलब जो यूरोप के मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड गए, गांव में गए और बोला कि भैया सारी चीजें बनाओ, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, जो दुनिया को चाहिए तुमको वही उगाना है। अब बेचारे वो एग्री कर गए। लेकिन दोस्तों इससे जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हुआ। कमर्शियल एक्सचेंजेस जो थे वो पूरा मर्चेंट्स, भाई अगर मर्चेंट ने पैसा दिया तभी आप उगा पाओगे, नहीं तो बैठे रहो। इस तरीके का कुछ हिसाब किताब था। ये इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ये स्पिनिंग कहते हैं ना, स्पिनस्टर, यहीं से ही आया है। यहां से ही सब कॉटन और सब वूल, सब कपड़ा यहीं से ही आता था। घर घर में हम समझ रहे हैं, घर घर में हम देखते हैं कि ये चरखा टाइप का लग गया था। तो अब हम बात करते हैं फैक्ट्री की। 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई और उसके बाद फैक्ट्री एक के बाद एक बनने लगी। कॉटन पहला सिंबल बना, कॉटन प्रोडक्शन, क्योंकि कॉटन के कपड़े, आज की भी कॉटन कपड़ों की मांग है, उस समय भी थी। तो कॉटन जो थे इट वाज बेसिकली दी फर्स्ट सिंबल। रिचर्ड आर्कडाइट ने कॉटन मिल को बना दिया। कॉस्टली मशीन थी, मशीन इतनी आसान नहीं थी, दे वर वेरी कॉस्टली। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज हो रहा है। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज हो रहा है कैसे। पहली बात, ब्रिटेन में कॉटन और मेटल्स के लिए बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हुई। और जहां पे कपड़ा उद्योग और मेटल, भाई मेटल से ही तो सब चल रहा है। मेटल नहीं हो तो सारी कंपनीज, भाई एसी आपका है उसमें मेटल लगता है, फ्रिज में मेटल लगता है, हर जगह मेटल ही मेटल है। स्पेशली आयरन और स्टील। आयरन सबसे स्टेबल और सबसे एबंडेंट है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी 1840 आते आते लगने लगी। कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर। अब नई इंडस्ट्री, दूसरा पॉइंट ये है कि जो नई इंडस्ट्री, इट एक्चुअली फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना भाई, नई इंडस्ट्री, पहले से इंडस्ट्री चली आ रही है लेकिन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को कैसे डिस्प्लेस करे, कंपटीशन बढ़ने लगा। मतलब अब दोनों ही, तीसरे में जो दोनों ही था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, हालांकि स्टीम पावर, देखिए पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी फैक्ट्री सेटअप थी, लेकिन जब स्टीम इंजन आया तो स्टीम इंजन ने चेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन वही मैं बता रहा हूं ना कि ऐसा नहीं कि एकदम से चेंज हो गया। भाई एक बहुत टाइम से पुराना बिजनेस चला आ रहा है, उसको उखाड़ने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। चौथा, टेक्निकल चेंजेस जो हैं धीमे धीमे अकर हुए। मैंने बताया ना, स्टीम इंजन जो है वो 1781 में आया। जेम्स वॉट
उसके बाद में और इसके नए डिजाइन आए, धीमे धीमे चीजें बदलने लगी इस तरीके से। स्पिनिंग फैक्ट्री 1830 में, अब देखिए कि पहले कैसे होता था, ठीक है, 18th सेंचुरी में, और अब देखिए स्पिनिंग फैक्ट्री कैसे हो रही है। धड़ाधड़ कपड़े निकलेंगे, और कपड़ों पे डाई कैसे आएगा? भारत से नील मंगाओ, इंडिगो प्लांटेशन। अब हैंड लेबर की क्या, और हैंड लेबर और स्टीम पावर को हम जरा कंपेयर करते हैं। देखिए स्टीम पावर आ गई, लेकिन इंडस्ट्रीज आ गई, लेकिन आपको तब भी लेबर तो चाहिए ही ना। तो अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट को करना था। लेबर्स की डिमांड जो है वो अब इंक्रीज होने लगी। हालांकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में देवर सीजनल, सीजन के हिसाब से डिपेंड करती थी। अब जहां सीजन के कई सीजन है, ठीक है, जैसे मान लो कि आम का सीजन हो एकदम से, तो क्या होगा कि जब आम का सीजन आया तो आम एक पर्टिकुलर सीजन में ही आएगा, तो अब जो है लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि आम की आइसक्रीम बनाएंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूं। लेकिन जब इसकी डिमांड नहीं रहेगी बाकी सीजन्स में, तो क्या होगा? ये इंडस्ट्रीज को लॉस होगा, है कि नहीं? तो क्या हुआ कि जो सीजनल थे वहां पे प्रोडक्शन फ्लक्चुएट होता था विद द सीजन। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे? दे यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर, वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू द सीजन ये एम्प्लॉय करते थे। ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, ह्यूमन लेबर बहुत आया बाद में, तो दूसरी जगहों से ह्यूमन लेबर लेके आए, भारत से इंडेंजर्ड लेबर गए। आज जो आप फिजी देख रहे हैं, मलेशिया देख रहे हैं, सब आपको वेस्ट इंडीज देख रहे हैं, सब आपको भारतीय मिलते हैं ना। बहुत टाइम पहले काम की तलाश में गए थे, क्योंकि यहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई थी, यहां पे काम नहीं मिल रहा था भारत में, डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह, तो इसीलिए वहां पे गए कि चलो वहीं काम कर लेंगे। वर्कर्स की लाइफ कैसी थी? देखिए सिंपल सी बात है, जहां पे एबंडेंस होगा वहां पे मार्केट खतरे में आएगा। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन हद से ज्यादा हो गया, तो मार्केट में क्या होगा? जैसे मान लो कि मास्क है, अब अगर एक मास्क है उसके लिए 100 लोग हैं, तो उसे एक मास्क की कीमत बहुत होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर 1 लाख मास्क आ गए और खाली 100 लोग हैं, तो उस मास्क की कीमत कुछ होगी ही नहीं। तो जब भी मार्केट में हद से ज्यादा चीजें आएंगी तो मार्केट डिस्टॉर्ट होगा, प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अब यहां पे लेबर मार्केट फ्लडेड होने लगा, लेबर बहुत सारे आ गए भाई। वैसे भी गांव में देखिए अब क्या हुआ था ना, कि पहले तो घर घर में फैक्ट्रीज थी, मतलब घर घर में एक तरीके से स्पिनिंग और हर कोई काम कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज जैसे जैसे आई, स्टीम पावर आई, तो उसने इन सबकी लाइफ को बदलना शुरू कर दिया। अब हमारे पास फैक्ट्री है, अब वहां पे आके काम करो। अब जो पहले से काम कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, वो अब नई इंडस्ट्री ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। तो अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि लोग काम करेंगे, लेकिन लेबर बहुत ज्यादा है। लोग फैक्ट्री में काम तो करेंगे, लेकिन वही ना, अगर एक वैकेंसी आती थी तो 100 लोग आ जाते थे, तो ऐसे में किसको जॉब दें? जैसे आज भारत में प्रॉब्लम है, भारत में बहुत लोग ग्रेजुएट, हर साल ग्रेजुएट होके बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनफैक्ट पढ़े लिखे छोड़िए, जो वर्किंग पॉपुलेशन है काफी ज्यादा, लेकिन इतनी जॉब्स ही नहीं है। सरकारी की बात कर रहा हूं, वैसे तो जॉब है काफी, ऐसा नहीं है। तो जॉब के लिए, जॉब पाने के लिए वर्कर्स के एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स होने चाहिए। वही है ना नेपोटिज्म, देखो कोई दोस्त है या कुछ है तो तुरंत जॉब मिल जाएगी। मिड 19th सेंचुरी तक मुश्किल था वर्कर्स के लिए जॉब पाना, लेकिन और अर्ली 19th सेंचुरी में वेजेस को भी, पैसे को भी इंक्रीज किया गया। तो अब ये डर लगने लगा वर्कर्स को कि यार नई टेक्नोलॉजी से हमको जॉब नहीं मिलने वाली, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार होंगे तो हम क्या करेंगे? तो इसीलिए स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया वुलन इंडस्ट्री में। स्पिनिंग जेनी, वही चरखा एक तरीके से, जो कपड़े बनाएगा। फिर 1840s में जो बिल्डिंग एक्टिविटी है वो भी इंटेंसिफाई हो गई। अब यहां पे लोगों को और ज्यादा जॉब लेने लगी, ये बहुत अच्छी बात। अभी तक खाली जॉब का माध्यम क्या था? वुलन इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में, लेकिन अब रेलवे आ गया, रेलवे लाइंस आ गई, टनल्स आ गया, ड्रेनेज आ गया। तो यहां पे अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वही मैंने बताया ना कि एक बार मशीन आ गई तो मशीन से रेलवे भी बन गई, मशीन से टनल डिग भी होने लगी। भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल तो एक ही है ना मोटर के काम करने का, है कि नहीं? तो अब यहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होने लगी। आप देख सकते हैं ना, इस तरीके का कुछ सेंट्रल लंदन उस समय 1840s में इस तरीके का कुछ दिखता था, ठीक है। ये स्टेशन पूरा बन रहा है, और किस तरीके से अंडरग्राउंड रेलवे लाइंस उस समय की ये बिछाई जा रही हैं। अब तो खैर मॉडिफिकेशन चलता रहता है। अब भारत में क्या हो रहा था? देखिए भारत में, भारत का जो सिल्क है, कॉटन है, उसने पूरे इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करके रखा था।
भारत का इतना शानदार उद्योग था कॉटन टेक्सटाइल, मतलब एकदम उड़ा दिया कि पूरा यूरोप दीवाना भारत के कपड़ों का। भैया भारत उस समय का अमेरिका था। 33% जो जीडीपी थी ना वो पूरे वर्ल्ड की अकेले भारत की थी। हम लोग बहुत अमीर थे, यहां पे लोग बहुत बढ़िया तरीके से जीते थे। लेकिन वही है कि यहां पे इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन दी एक्सपोर्ट ट्रेड। बहुत सारे बनिया है जिन्होंने ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू किया। अब जिनके पास बैंकिंग रहेगा, उस समय प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम था नहीं। 1934 में 1935 में आरबीआई आया, लेकिन उससे पहले बैंकिंग सिस्टम यही लोग यहूदियों को इतना, यहूदियों की बात करें तो वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं और उनको मात देना लगभग नामुमकिन है। वो पूरा बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करते थे, पैसे को कंट्रोल करते थे। जो पैसे को कंट्रोल करेगा वो राजा। तो इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स दे वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, फाइनेंस प्रोडक्शन को फाइनेंस करते थे, गुड्स सप्लाई ये सब बेचते थे, बाहर भेजते थे। अब 1750s, अभी तक हमने 1850s की बात कर ली, अब ये भारत की बात हो रही है, ये अलग है। 1850s अभी यूरोप में क्या हो रहा था, अब हम भारत 1750s में ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क था ये इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे। अब यूरोपियन कंपनीज आ गई, ठीक है, यूरोपियन कंपनीज आई भाई। दस्तक पासेज जो है बंगाल में ब्रिटिश ने ले लिए, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, मोनोपोली राइट्स ले लिए। अब यहां पे जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनका दिमाग खराब हो गया कि भैया हम यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, आप उठा के यूरोप को राइट्स, ये क्या है। उसके बाद ब्रिटिशर ने दस्तक पासेस की फोटो कॉपी बना के सबको बेचना शुरू कर दिया। ये पास था कि आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अपने मार्केट को बचाने के लिए हम टैक्स लगाते हैं ना भाई। इंडियन मार्केट है, बहुत सारे जैसे अमेरिका के या चाइना के प्रोडक्ट है, उन पे टैरिफ लगता है। अगर बिल्कुल ही मार्केट को नहीं, उस प्रोडक्ट को नहीं आने देना है तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दो, उसमें दोनों का फायदा है भाई। देखो क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई चाइनीज फोन है और हम बोल रहे हैं कि भैया ये बहुत बड़ा खतरा है, तो चाइनीज फोन 10,000 रुपए का है तो उसमें 10,000 का टैक्स लगा दो, टैरिफ लगा दो, तो 20,000 का फोन होगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, और खरीदेगा तो भी भारत का फायदा है, भारत सरकार का फायदा है। तो ऐसे उस समय भी होता था। लेकिन दस्तक पासेज एक तरीके से फ्री ट्रेड हो गया, आओ जो बेचना है बेचो, जो करना है करो। अब ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स होना शुरू हो गए। क्या करें, वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने कब्जा करना शुरू कर दिया। वीवर्स का क्या हुआ, 1760s में बुनकर जो थे भाई, 1764 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। बंगाल का पूरा कंट्रोल इनके पास आ गया। अब यहां पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो भाई इनको भी, ब्रिटिशर को भी तो वो चाहिए था ना कि हमको भी लगातार जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो होता रहे। अब उसके लिए इनको एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को सबसे पहले एलिमिनेट करो, क्योंकि कंपटीशन है। तो यहां पे उसका सबसे बढ़िया क्या है भाई, ज्यादा पैसा दो। एक इंसान है, पुराना इंसान, जैसे मान लो कि एक इंसान है, आपको पैसे, आप हो मान लो आपको पैसे की जरूरत है, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, आपको हर घंटे 100 रुपए दे रहा हूं, अरे नहीं यार बहुत गदगद, हर दिन आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं कि लो तुम अपना बिजनेस कर लो। लेकिन वहां एक और इंसान आता है, वो हर दिन आपको 15,000 रुपए देता है, आप उसके पास जाओगे। तो यही कंपनी ने शुरू किया। कंपनी ने वीवर्स को जो बायर्स से उनसे ही मतलब दे प्रिवेंटेड कि आप दूसरे बायर से डील ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब कॉस्ट को कंट्रोल हम करेंगे, कंपटीशन को एलिमिनेट हम करेंगे, और रेगुलर सप्लाई भी होती रहेगी कॉटन एंड सिल्क। अब कॉटन एंड सिल्क यही बुनकर तो देंगे, लेकिन ये किसी को भी बेच सकते हैं। कंपनी ने बोला नहीं, तुम हम ही को बेचोगे। उसके लिए बहुत सारे जबरदस्त लोन दिए, खूब पैसा दिया। अब इससे जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स थे वो गए, लेकिन धीमे धीमे वीवर्स को समझ में आ गया, बुनकर को समझ में आ गया, कई जगह रिवोल्ट भी हुए कि भैया ऐसा तो चलेगा नहीं। लेकिन कुल मिला के बात यह हुई कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री गई और यूरोप का दबदबा शुरू हो गया। कुछ ही वक्त बाद आप ये समझिए कि भारत में ब्रिटिश के गुड्स फ्लडेड हो जाएंगे, फ्लड हो जाएंगे, एकदम बाढ़ आ जाएगी। ब्रिटिश कपड़ा भी ब्रिटिश का, पढ़ाई भी, सब कुछ ब्रिटिश। और हम अब नेगेटिव में जाएंगे। मैनचेस्टर भारत आया। हेनरी पाटुलो ने यह बोला था कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी रिड्यूस ही नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरीके की क्वालिटी का गुड कोई और नेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है इंग्लैंड में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा? 2 कौड़ी का बकवास क्वालिटी, एकदम रद्दी। भारत का, भारत भाई टैलेंटेड है, यहां की जमीन भी टैलेंटेड है। तो भारत से जो गुड्स आता था, कॉटन कल्टीवेशन, और जो कॉटन था यहां पे इतनी शानदार क्वालिटी का होता था कि यूरोप के लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि भैया सामान लेंगे तो भारत से ही लेंगे। लेकिन उसके बावजूद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में डिक्लाइन शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ने अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया भारत पे। अब
इसका असर यह हुआ कि ब्रिटिश से जो कॉटन प्रोड्यूस होता था वो भारत में आया। तो 18th सेंचुरी जो इंपोर्ट था कॉटन पीस गुड्स, दैट वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड इनटू इंडिया। तो कॉटन वीवर्स को दो प्रॉब्लम आई। सबसे पहले उनका एक्सपोर्ट मार्केट खत्म हो गया, लोकल मार्केट श्रिंक, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अब सिर्फ यूरोप है, भारत के बुनकर के पास कोई दिक्कत, भारत के बुनकर्स के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। 1860s में एक और नई प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल्स कहां से आए, रॉ कॉटन कहां से आए, गुड क्वालिटी अगर आपको देनी है तो रॉ कॉटन कहां से आए, ये और दिक्कत। अब रॉ कॉटन जो है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड। भाई भारत से रॉ मटेरियल आते थे ना, हर जगह जाते थे भारत से रॉ मटेरियल। ब्रिटेन भारत से रॉ मटेरियल कच्चा माल मंगाता था, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करके, मतलब वो फिनिश्ड गुड वापस भारत भेज देता था और पूरी दुनिया को सप्लाई करता था। तो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट जब भारत से इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होंगे। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्राफ्ट पीपल की आई, फैक्ट्रीज आ गई। अब फैक्ट्रीज आई तो मशीन गुड्स आ गए। तो आप खुद, वही मैंने बताया ना कि आप ये समझिए कि एक चीज को बनाने में हाथ से अगर एक हफ्ता लग रहा है, वही चीज एक एक घंटे में प्रोड्यूस हो रही है तो खत्म हो जाएगा ना। तो यही इंडस्ट्री आज यही तो हो रहा है। आज आप देखिए कि जो हैंडमेड गुड्स हैं वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरी बात उनको कोई खरीदता नहीं है, और ये भारत को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि प्रमोशन हो रहा है अपने लेवल पे, कुछ कुछ जीआई टैग्स भी दिए गए हैं। अब कॉटन मिलाई 1854 में बॉम्बे में, 1862 में 4 और मिलाई, 94,000 स्पिंडल्स, 2150 लूम्स। जूट मिलाई बंगाल में 1855 में। ऐसे करते करते एक के बाद एक मिल्स आनी शुरू हो गई, ठीक है। साथ ही साथ ब्रिटिश इन इंडिया दे ऑल्सो बिगैन एक्सपोर्टिंग ओपीएम टू चाइना। ये क्या करते थे ब्रिटिशर, जहां पे भी इनको मौका मिलता था वहां ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते थे। ओपीएम अफगानिस्तान से आता था, अफगानिस्तान ब्रिटिश के पास, भारत से भी। ये ओपीएम चाइना को एक्सपोर्ट करते थे और बदले में चाइना से इंग्लैंड चाय लेके जाते थे। टी, चाय भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी। भारत भी आई चाय की खेती, चाइना से भारत आई, आसाम में चाय के बागान, दार्जिलिंग में चाय के बागान बनाए, ठीक है, आज भी हैं। तो चाइना को नशे की, मैंने बताया ना कि 1800 से 1900 तक चाइना ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड, और भारत भी ऐसे ही कुछ था भारत के साथ। हालांकि भारत में युद्ध नहीं हुआ, लेकिन भारत में बहुत बुरी हालत हो गई। तो चाइना और भारत की हिस्ट्री एकदम साथ साथ चल रही है, जैसा चाइना के साथ हो रहा है वैसे ही भारत के साथ हो रहा है। तो ओपीएम की नशे की चाइना को आदत डाल दी। अब जब चाइना ने अपोज करने की कोशिश की, ब्रिटिशर युद्ध लड़ गया, यार तुमको तो ऐसी की तैसी कर देंगे, मारेंगे तुमको। पहला ओपीएम वॉर हुआ, हारा चाइना। 1860 में दूसरा ओपीएम वॉर, वो भी हारा। तो चाइना के मार्केट में हर कोई नशा कर रहा था और सोसाइटी बर्बाद, और चाह के भी रूलर कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से ये ब्रिटिशर क्या करते थे, ओपीएम चाइना में देते थे, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, चाय जो है वो चाइना से इंग्लैंड लेके जाते थे। सो सम ऑफ द बिजनेस दे वर इन्वॉल्व इन दीज ट्रेड्स। तो अब इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस भारत में भी, अब जैसे बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने बहुत पैसा कमाया चाइना ट्रेड की हेल्प से। बॉम्बे में पारसी दिनशॉ पेटेट हो गए, जमशेदजी टाटा हो गए, उन्होंने इंडस्ट्रियल एम्पायर्स खड़े कर लिए। पहली जूट मिल 1917 में सेठ हुकुमचंद ने बनाई। लेकिन वही है कि भारत यूरोप से ट्रेड नहीं कर सकता था, ये सब जगह भेजेगा लेकिन यूरोप से ट्रेड नहीं करेगा, समझ रहे। दे हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स, फूड ग्रेन्स, रॉ कॉटन, ओपीएम, व्हीट, इंडिगो, यही, फिनिश्ड गुड नहीं भेजेगा। तो ये अर्ली एंटरप्रेन्योर्स का भी उदय हुआ, और आज तो इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स ने भारत की इकोनॉमी को कंधे पे उठा रखा है, स्पेशली टीसीएस, टाटा, रतन टाटा आज है ना। वर्कर्स कहां से आते थे, अब फैक्ट्रीज एक्सपैंड होने लगी, वर्कर्स की डिमांड भी इंक्रीज होने लगी। ज्यादातर वर्कर्स नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आते थे, ठीक है, जैसे बिहार, यूपी से, यहां सब से वर्कर्स आते थे। 50% जो वर्कर्स इन बॉम्बे इंडस्ट्री, जो कॉटन की इंडस्ट्री थी 1911, वो रत्नागिरी से आते थे बहुत। अब कानपुर में भी बहुत सारी मिल्स जो हैं वो बनी, वहां से वर्कर्स आए एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्योंकि देखिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद, तो जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। पेजेंट्स की हालत बहुत बुरी, तो बहुत सारे लोग, यार हमसे नहीं होगी खेती, हम जा रहे हैं ब्रिटिशर के पास काम करने। तो लोग काम के लिए इनके पास, तो इसीलिए ब्रिटिशर को लेबर की कमी नहीं थी। गांधी जी जब आए
तब उन्होंने ये सारी चीजें देखी और फिर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। ये हमने पिछली बार बताया था। गांधी जी जो थे, खेद सत्याग्रह हुआ ना, सॉरी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, भाई मिल्स में काम 24 घंटे करना होता था, पैसा मिलता नहीं था। क्यों? क्योंकि वर्कर्स बहुत ज्यादा थे, इतनी जॉब्स नहीं थी जितने ज्यादा वर्कर थे, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म, काम करने के लिए कुछ नहीं। ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जॉबर एम्प्लॉय करते थे। मतलब जॉबर का क्या काम होता है? जैसे मैं हूं, मेरा स्टडी क्लोज है, तो मैंने एक आदमी को एम्प्लॉय कर दिया। मैंने कहा कि मेरे लिए तुम लोगों को लेके आओ जो मेरे लिए काम करे, वो जॉबर होगा। तो वो ढूंढता था कि कौन काम कर सकता है, वो गांव गांव जाता था, नए लोगों को रिक्रूट करता था। ये चीज ये आपको मिलेगा वहां पे भी, स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक है, एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर के नीचे जॉबर होता है। ठीक है, तो जॉबर क्लाइंट देता है ब्रोकर्स को। स्पिनर्स एट वर्क इन अहमदाबाद मिल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से औरतें जो है वो काम कर रही हैं। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही थी। एक्चुअली यूरोपियन जो थे, यूरोप जो था वो हर किसी में इंटरेस्टेड नहीं था। टी कॉफी में ज्यादा, कमर्शियल क्रॉप्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था। कमर्शियल क्रॉप, कॉटन उगाओ, टी उगाओ, कॉफी उगाओ। तभी आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी कॉटन कल्टीवेशन शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि इससे इनको बहुत पैसा आता था। भारत में भी इंडिगो, नील की खेती की जाती थी। भाई कपड़े को डाई कैसे करोगे? नील से ही तो करोगे। कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, माइनिंग, जूट, इन सब में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया। एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट्स दे आर यूज्ड। लेकिन यही थी ना कि भाई किसान को तो खाना चाहिए, वो नील थोड़ी ना खा जाएंगे। कई बार रिवोल्ट होते थे। वेस्ट बंगाल में तो नील की खेती खत्म हो गई थी। वेस्ट बंगाल में तो जो वर्कर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि हम नहीं, मार के भगा दिया ब्रिटिशर को। उसके बाद बिहार में इंडिगो खेती होने लगी, और वहीं फिर चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में जब गांधी जी गए, उन्होंने देखा अरे बाप रे ये हालत है इनकी, ये इतनी बुरी हालत है, क्या करें। तो ये चीज लेट 19th सेंचुरी में इंडियन बिजनेसमैन दे बिगैन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने लगे। इंडियन स्पिनिंग मिल में यार्न प्रोड्यूस होने लगा और चाइना में जाता था। ठीक है, तो धीमे धीमे हम ये देखते हैं कि चाइना के मार्केट में भी इंडियन जो इंपैक्ट है वो कम हुआ। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सब बदल गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एकदम से डिमांड ऊपर गई। अब भारत ने बहुत ज्यादा फायदा, जूट बैग्स हो गए, आर्मी यूनिफॉर्म्स हो गए, टेंट्स हो गए, लेदर बूट्स हो गए, ये सब भारत ने, वही कहते हैं ना कि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो जो इंडस्ट्रीज होंगी वो बाजी मार ले जाएंगी। तो अब यहां पे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने खूब फायदा उठाया। भले ही आप ये समझिए कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट यूरोप में सामान नहीं बेच सकते थे, लेकिन जापान, चाइना में उन्होंने खूब सामान बेचा, पैसे आए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी प्रीडोमिनेट करने लगी। भाई देखो, बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े लोग काम करते थे, मतलब बड़े बड़े वर्कर्स, बहुत कम ही वर्कर्स जो थे वो रजिस्टर्ड थे, लेकिन बहुत सारे छोटे इंडस्ट्रीज में काम करते थे। ठीक है, हाउस होल्ड यूनिट्स हो गया, स्मॉल वर्कशॉप्स हो गया, क्योंकि उनके पास, मैंने बताया ना कि लेबर्स बहुत ज्यादा थे, काम कम था। तो कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स दे वर इन अ बेटर पोजीशन, वो काफी अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। और बाकी लोग जो थे, बाकी वीवर्स जो थे, उनको बड़ी दिक्कत होने लगी। वो इतने ज्यादा अमीर नहीं थे, घंटों घंटों काम करना पड़ता था और ज्यादा कुछ मिलता नहीं था। अब यही तो प्रॉब्लम शुरू हुई ना, यहीं से ही विद्रोह होना शुरू हुआ। ऊपर से एडवर्टीजमेंट, भाई अब गुड्स के लिए गजब मार्केट बन गया। देखिए आज भी जो एडवर्टीजमेंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग आपकी कैसे हो रही है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल, टेलीविजन स्क्रीन, जहां पे भी आप देखो, अगर एड बढ़िया है तो आप उस प्रोडक्ट को जान जाओगे ना। आपके दिमाग ऐसे ही काम करता है, आपके दिमाग में कहीं पे भी अगर आपने ऐड देखा तो दिमाग में छप जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट आपके सामने, अच्छा ये तो मैंने देखा था, ये बढ़िया है, इसको ले लोगे आप। तो इसीलिए एड्स बहुत इंपॉर्टेंट, उस समय भी आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेड इन मैनचेस्टर, जैसे ही मेड इन मैनचेस्टर, अरे मैनचेस्टर का है, जैसे आज होता है ना कि अरे फला उसका है, ये फला कंपनी का है, क्या बात है, तुरंत खरीद लो इसे। तो ऐसे मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन इंडिया, जैसे ही ये लेबल्स दिखते थे खरीद लिए जाते थे। इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस, अब देखिए वही है ना कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट सही से कर दिया, आपने इमोशनल अपील कर दी, मजा आ जाएगा। तो इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस दे एक्चुअली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स। प्रिंटिंग कैलेंडर्स, दे वर स्टार्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, ये कैलेंडर्स भी प्रिंट करना शुरू कर दिया। अगेन गॉड्स के फिगर्स और सब कुछ इसमें होता था।
तो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट बहुत शानदार इस तरीके से होता था कि मैनचेस्टर लेबर्स इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, ये यूरोपियन जो है भारतीयों को इस तरीके से लुभाते थे और बेचारे भारतीय फंस जाते थे। महाराजा रंजीत सिंह है ऑन मैनचेस्टर लेबल, जिन्होंने सिख एम्पायर को पूरा कंसोलिडेट किया 1799 में। तो एज ऑफ इंडस्ट्री जो है, यहां पे मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए, फैक्ट्रीज ग्रो की, लेबर फोर्स आई। लेकिन वही है ना कि तब भी हैंड टेक्नोलॉजी उस समय भी और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है और ये हमेशा रहेगी। भले फैक्ट्रीज खत्म हो जाए लेकिन हैंडलूम इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये लेक्चर था, फिर से बता रहा हूं, हमारे नए ऐप को डाउनलोड करें, स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप। और हमने एनसीईआरटी पॉलिटी प्लस हिस्ट्री को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन कोर्स खाली 800 रुपए में है। वैसे 1000 का है लेकिन एक्स्ट्रा 20% फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए ऑफ है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, अभी इसी वक्त कोर्स को अवेल करिए। थैंक यू सो मच।